बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज मज़दूरों का आलमी दिन है और ये आलमी दिन जो है शिकागो के मज़दूरों के हवाले से है, जब वो उनके साथ में उनको मार दिया गया था। तो और एक शेर के साथ हम शुरू करते हैं कि हाथ पाँव ये बताते हैं कि मज़दूर हूँ मैं, और मलबूस भी कहता है कि मजबूर हूँ मैं। तो इसके बाद में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे मज़दूरों की हालत कोई अच्छी नहीं है। अगरचे पाकिस्तान में जो फयाज़ी है वो कराची में तो नज़र आती है, शायद लाहौर में भी नज़र आती हो, इस्लामाबाद में भी नज़र आती हो, लेकिन जो हमारे अंदरूनी इलाका जात हैं या देही इलाका जात हैं, वहाँ पर हमारी जो मज़दूर की हालत है वो नागुफ्ता बे है, जो बयान नहीं की जा सकती है। लेकिन इस्तेहसाल जो है अपने तौर पर जारी है। और आजकल जो है सबसे ज़्यादा जो इस्तेहसाल हो रहा है वो हमारा सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जब से इमरान हुकूमत आई है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे हमारी जो टेलीविज़न इंडस्ट्री थी, इससे कोई 12,000 अफराद निकाले गए हैं। जो आपको साइकिलों के पंचर लगा रहा है या कोई कुछ कर रहा है, जो एक बड़ा जुल्म है कि एक इंडस्ट्री ऐसी जो कि फल फूल रही थी, जो कि इमरान खान के आते साथ ही जिस इंडस्ट्री ने इमरान खान को लाग बुलाया, अगरचे अब हम उसके हामी हैं इस लिहाज से कि वो इश्क़ रसूल में डूबा हुआ है, तो हम उसकी हिमायत तो ज़रूर करते हैं, लेकिन ये गिला भी करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री को जो है तबाह बर्बाद कर डाला है इस इमरान खान ने। और इसमें जो है जो हमारे 12,000 के करीब जो कि जिनको और कुछ आता नहीं है सिवाय रिपोर्टिंग के या सब एडिटरी के, वो सब जो है वो इस वक्त जो है किसी न किसी हालत में बहुत मजबूरी की हालत में है। अलबत्ता सिंध हुकूमत ने मजदूर कार्ड का इजरा किया है, एक अच्छा इकदाम है, हम उसको सराहते हैं। अगर उसको सही मानों में लिया जाए, इस पर हमारे योम मजदूर पर जो आम तातील होती है वो हो रही है। वो उसके सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा है कि हम मजदूरों और मैंने किसी को जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं और हुकूमत खसूसी तौर पर मजदूरों की फलाह बहबूद तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही होगी, लेकिन नज़र नहीं आता अलवी साहब। दूसरी बात यह है कि जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे लिए हैं, असल में जो इस्तेहसाल का लेवल है वो इतना हाई है, क्योंकि अभी तक जो है वो जो जागीरदारी निज़ाम है, जो सारा सिस्टम है, जो हुकूमत जो चला रही है, सिवाय आपके डॉक्टर अलवी साहब, आप तो क्योंकि डॉक्टर हैं, आपको एक बहुत सी बातें का पता है यहाँ के कराची का, लेकिन फिर भी आप भी जो है कोई मजदूर क्लास के तो नहीं है ना, आम क्लास के भी नहीं हैं, आप एक शुरफा क्लास के आदमी हैं, एलीट क्लास के आदमी हैं। तो बहुत सी बातें आपके इल्म में नहीं हैं, क्योंकि हम नीचे से ग्रो हुए हैं, हमें तो हर बात का इल्म है कि किस तरह से एक मजदूर या एक किसान या एक गरीब आदमी किस तरह ज़िंदगी बसर करता है। एक आदमी जो जब लियाकताबाद का हो या कोई छोटे से इलाके का हो, औरंगी का हो या कोई कुरंगी का हो या किसी और जगह का जो गरीब आदमी है, उसकी हालत क्या है। ये ज़रूर है कि कराची के बारे में ये कहा जाता है कि गरीब की माँ है, मजदूर की माँ है, यहाँ पर खाना हर एक को मिल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जो मुल्क के अंदर जो लोग इस वक्त हावी हैं, इमरान खान के अलावा, आपके अलावा, ये जो हमारे सदर ममलिकत है उनके अलावा जो लोग भी हावी हैं, जो मुल्क को चलाते हैं, जिसमें आप भी मजबूरी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जिस वक्त तो गए थे तो बड़े तन के गए थे ना आप लोग, लेकिन आपको पता नहीं था कि वहाँ पर किससे मुलाकात होगी, आपको जिनों से मुलाकात होगी, हैवानों से मुलाकात होगी, दरिंदों से मुलाकात होगी। सो आपकी हो रही है इस वक्त, आपको पता है ना जस्टिस का कोई निज़ाम है, ना आपके यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई निज़ाम है। आपने जो आदमी चुने हैं वो ख़ुद भी इतने ऐसे अजीब गरीब लोग हैं। अब पंजाब जैसे बड़े सूबे को एक ऐसे नादान आदमी को सुपुर्द कर दिया है जो कि अपने इलाके में बिजली तक ले जा सका। इससे ज़्यादा माजूर आदमी कोई हो सकता है? वो जो आपने जो वज़ीर आला बनाया है तो वो किस काम का आदमी है? और उस पर करप्शन के इतने चार्जेस हैं। जो इमरान खान हैं, जो हमारे दूसरे जो एंकर पर्सन है, उन्होंने 20 दफ़ा उन पर इल्ज़ाम लगाए हैं, वो आप उसका जवाब नहीं दे सके। बुज़दार साहब वाले मामले पे मिर्ज़ा साहब आएंगे, अफगानिस्तान के मामले पे आ जाते हैं। अफगानिस्तान का मामले में अफगानिस्तान का मौजू और रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये हमारे लिए तो हमारा दोस्त है। और देखिए आगे हैं जी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं और फरमाइए कि अफ़गानिस्तान के अमन पर एक ट्राइका का किरदार की तारीफ़ की है। अमेरिका, रूस और चीन का जो इजलास हुआ है, इसमें जो पाकिस्तान,
रूस, चीन और की तारीफ़ की है अमेरिका ने भी। तो फरमाइए, इस पर तबसरा फरमाइए आप। हाँ जी बिल्कुल, ये कल मुलाकात हुई थी तालिबान से, और ये तीन जो अहम मुल्क हैं, तो इन्होंने मेरे ख्याल में कोशिश की है कि तालिबान रहनुमाओं को मनाएं, राज़ी करें कि वो ईद के बाद जो इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस होगी उसमें शिरकत करें। पहले 24 अप्रैल से होनी थी, तालिबान ने इनकार कर दिया था। वो इस बात के ऊपर नाराज़ थे कि अमेरिका ने वादे के मुताबिक 1 मई तक फौज निकालने का फैसला वापस ले लिया और एक नया फैसला किया, मजीद 4 महीने और 1 हफ्ता रहेंगे। तो वो उन्होंने अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवा दिया है। अभी ये फिर से कोशिश होगी, लेकिन तालिबान ने आज ये भी ऐलान किया है कि एक तो जो इजलास हुआ रूस, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, उसमें उन्होंने ये मुतालबा किया कि जो अमेरिका ने उनसे वादा किया था दोहा मुआहदे में तो उनके मजीद कैदी रिहा किया जाए, उसके लिए सफारती कोशिशें अमेरिका शुरू करे। तो एक जो उनके रहनुमाओं के नाम है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ब्लैक लिस्ट में, वो निकाल दिए जाए। और ये कह रहे हैं कि 1 मई के बाद उनके पास ये अभी एक ऑप्शन है कि वो फिर से उसमें हमले शुरू कर दें। खुद छुड़ा लें जी। हाँ, तो तालिबान ने कहा है कि अभी क्योंकि अमेरिका ने वादे की खिलाफ वर्जी की, मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, और उनके हाथ आज़ाद हैं, उनके पास इख्तियार है कि वो फिर से अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दें। आपको पता है जब से ये मुआहदा हुआ था तालिबान और अमेरिका के, तालिबान अच्छा, एक बात रहमुल्लाह यूसुफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान दबाव बढ़ा रहा है कि आप उनके साथ में मिल जाएं, तो क्या हम तालिबान से लड़ने जा रहे हैं? मिलने की बात नहीं है। पाकिस्तान तालिबान से ये कह रहा है कि वो की कोशिशों का साथ दें, इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करे और वहाँ पे अपनी बात करे, ये पाकिस्तान कह रहा है। लेकिन आप देखिए, आप उन्होंने तो फतह हासिल की है, अब वो अशरफ गनी के अंदर अगर वो शामिल हो जाते हैं, अपने मुल्क के अंदर तालिबान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वो तालिबान को कह रहे हैं कि जो भी अमन की कोशिश हो उसमें आप शिरकत करें और जाकर वहाँ पर अपनी बात करें। अच्छा, पाकिस्तान ये चाहता है खून खराबा ना हो? हाँ, खून खराबा ना हो, पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होगी तालिबान के खिलाफ, क्योंकि फिर ये अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएगी और पाकिस्तान यहाँ नहीं जाएगा। नहीं, अब मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो अमेरिका हमें धमकी दे रहा है कि अफगानिस्तान का एक दो बड़े मसले हैं, आपसे बात करना ज़रूरी है। एक तो मसला ये खड़ा कह रहा है, अमेरिका ये कह रहा है कि अगर वहाँ पर सिविल वार शुरू हुई तो सबसे ज़्यादा मुतासिर पाकिस्तान होगा, एक। दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर हम यहाँ पर तो नहीं रह सकते लेकिन कहीं और रहेंगे, तो हमसे शमी से एयर की पट्टी मांग रहे हैं, या फिर कोई उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या कजाकिस्तान का इलाका है जो वहाँ पर वो बैठेंगे। तो ये तो और भी ख़राब बात है। कौन सी अच्छी बात है ये? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान अभी कौन सा मुतासिर नहीं है। 20 साल से तो पाकिस्तान मुतासिर है। अफगान महाजर आए हुए हैं, मंशियात आ रही हैं, असला आ रहा है, और यहाँ पे दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं। तो मुतासिर तो हम पहले ही हैं, और जब से अमेरिका आए हैं तो और ज़्यादा मुतासिर हो गए। तो वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान इसीलिए बाढ़ लगा रहा है, अपनी सरहद को महफूज करने की कोशिश। तो बाढ़ तो मुकम्मल होगी ना मेरे भाई। अब तो की है आपने एक और बात की है कि वो कह रहे हैं कि हमारे जी उनके पास बिल्कुल उनके पास अड्डे हैं, कतर में है, उर्दू में है, बहरीन में है, ओमान में है, जो गार्सिया में है, और वो चाह रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान में खानाबाद में जो पहले उनका अड्डा था उसको फिर से बहाल करें। कहाँ पर? पास वो भी एक ऑप्शन है। कहाँ पर बहाल करें? कि अगर दहशत गर्दी का हमले के नहीं, रहमुल्लाह साहब सुने, वसाइल को इस्तेमाल करेंगे। आप बताइए कहाँ पर बहाल करें? एक और नाम दिया हमने, खानाबाद। कौन सी जगह है? खानाबाद उज़्बेकिस्तान में एक जगह है। अच्छा, खानाबाद उज़्बेकिस्तान में अड्डा था, और अभी वो चाह रहे हैं कि फिर उज़्बेकिस्तान से बात करें और वहाँ पे फौजी अड्डा बनाए। लेकिन उज़्बेकिस्तान अब नहीं मानेगा, शायद मेरे ख्याल में नहीं मानेगा। बात करनी पड़ेगी और रूस की रजामंदी भी शामिल होगी। और रूस की मंजूरी कैसे शामिल होगी? मेरे साहब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और रहीमुल्लाह सुज़ई साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर साथ रहे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं।
एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब बात वहीं से शुरू करें। जी रहीमुल्लाह साहब अपनी बात को मुकम्मल कीजिए। वो पहले उससे जो वादा किया था ख्रुश्चेव से, वो ये वादा उससे क्या नाम है जो वादा किया था कि साहब हम यूक्रेन वगैरह में मदाखलत नहीं करेंगे, वो तो अब मदाखलत कर रहे हैं ना, झूठे लोग हैं लोग अमेरिकन। वो तो सबको पता है जी, वो तो आपको भी पता है और उनको भी पता है। ऐसा नहीं है कि रूसियों को पता नहीं है, उज़्बेकिस्तान को पता नहीं है। ये अरब मुल्क जहाँ पे अड्डे हैं वो तो मजबूर हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं, उनको अमेरिकी सहारा चाहिए। नहीं अमेरिका क्या रूस से डरे हुए हैं तो वो सहारा चाहिए। वो अभी रूस तो उनके साथ अच्छा सलूक करे ना, फिर बात ये है कि फिर नहीं आना देश को वहाँ पर। देखिए वो जाहिर है अगर वो बड़ी पेशकश करेगा, पैसे देगा, पहले भी पैसे दिए थे उज़्बेकिस्तान को, मान गए। मैं तो उज़्बेकिस्तान गया हूँ, तो मैं तो भाई मुगल हूँ, तो मेरा तो इलाका है वो, तो मैं जाके देखा है। वो बहुत बहुत आसाइश में हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या अमेरिका की ज़रूरत है उन्हें। लेकिन तो पहले क्यों फिर उन्होंने अपना अड्डा दिया था खानाबाद को उज़्बेकिस्तान ने। अच्छा, जब पाकिस्तान ने 8 महीने नेटो की सप्लाई लाइन को बंद कर दिया था, जब हमारे 24 फौजी शहीद हो गए थे अमेरिकी हमले में यमन में, इसके बाद फिर उन्होंने बड़ा इस्तेमाल किया उस फौजी अड्डे का। तो वो जाहिर है अमेरिका उनको लालच देगा, पैसे देगा, रूस की खुशामद करेगा और वहाँ पे अपना अड्डा बनाएगा। तो ये तो बहुत ख़तरनाक बात होगी। अच्छा ये बताइए, अफगानिस्तान में जो खुद कुछ धमाका हुआ, 30 तलबा हलाक हुए हैं, 60 जख्मी हुए हैं, ये किसने किया होगा? ये दाइश ने किया है? देखिए उसकी जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है, ये लोगर में हुआ है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये अफगान जो मिलिशिया है उसके फौजी मौजूद थे और ये उनके ऊपर हमला हुआ है। तो गलत, ये तलबा का लफ्ज़ गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये पता नहीं है कि तालिबान ने किया है या दाइश ने किया है या किसी और ने किया है, लेकिन ये इससे अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचेगा। भाई वो ट्रक ड्राइवर ने अंदर दाखिल होते हुए कहा कि वो सिक्योरिटी एहलकार को बताया कि वो एक NGO से ताल्लुक़ रखता है और तलबा के लिए सामान लाया है। अंदर दाखिल होते ट्रक जोरदार धमाके से फट गया, ये हुआ। क्योंकि वो जाहिर है वो तो उनकी प्लानिंग होती है, जब हमला करते हैं तो पहले से तैयारी करके आते हैं कि क्या करना है, क्या कहना है। तो ये तो पहली बार नहीं हो रहा, ये तो बेशुमार इस तरह के हमले हो चुके हैं। अच्छा, अब ये जो मामला हुआ है इसका ये क्या मतलब लें? इसको अगर सलीस ज़बान में और आम आदमी के ज़बान में हम इससे क्या कहें? जो ये दोहा के अंदर पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और रूसी एलामिया जारी हुआ है 14 निकाती, इसमें वो कहते हैं कि अफगान मसले का हल जो है बातचीत से ही मुमकिन है। तो अब उसमें आप इसके क्या माने लें कि ये अमेरिका ने बिल्कुल हाथ उठा दिए हैं और वो बिल्कुल निकलने के मूड में है और वो चाहता है कि यहाँ पर जो है वो मुश्किलात बढ़ें, खाना जंगी हो, लड़ें ये लोग आपस में, मीनिंग देर बाय ये अमेरिका ने निकलना है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका 4 महीने मजीद रहेगा, लेकिन उसने बिलाखिर निकलना है। पहली बात तो ये, अमेरिका को पता है कि 20 साल में 1.5 लाख फौज लेके 50 मुल्कों की फौजें लेकर अगर फतह हासिल नहीं हुई तभी वो क्या कर लेंगे। और दूसरी बात एक ये भी है कि अमेरिका समझता है कि अभी वहाँ से कोई ऐसा अलकायदा का ज़्यादा जोर नहीं है, तालिबान से बातचीत हो गई है, माजा हो गया है, तो अभी अफगानिस्तान के अवाम और हुकूमत जाने और वहाँ की सिक्योरिटी जाने, ये उनका काम है, ये अमेरिका का काम नहीं है। बाकी अमेरिका 45 मिलियन डॉलर रुपये खर्च कर रहा है, तो वो चाहता है कि कम अज़ कम ये खर्चा रुक जाए, उसका मज़ीद नुकसान ना हो। तो मेरे ख्याल में वो अफगानिस्तान की हुकूमत, उसकी फौज उसको कह रहे हैं कि आप संभालें, हम तो जा रहे हैं। अच्छा, अब अशरफ फिर इसका में क्या होगा? अफगानिस्तान वाले, अफगान तालिबान अशरफ गनी को कबूल कर लेंगे जो खुद कातिल है? तो देखें, तालिबान के पास कुव्वत तो है, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं, और अमेरिका ने मजबूरन उनसे बातचीत की है, वायदा किया है। लेकिन यह है कि अशरफ गनी हुकूमत को दुनिया मानती है, सारे मुल्क उसी को मानते हैं, उसको इमदाद भी दे रहे हैं। अलबत्ता यह है कि अशरफ गनी की हुकूमत के लिए खतरात बहुत ज़्यादा हैं और खुद अमेरिकी कह रहे हैं कि उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा, तो अमेरिकी फौज निकल जाएगी। तो ये वाकई संगीन हालात हैं और अफगानिस्तान की हुकूमत
उसके बस में नहीं है कि वो अकेले। अच्छा, पाकिस्तान, मैं पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान किस पोजीशन में है कि तालिबान को राज़ी कर सकता है इन बात पर कि वो इस अशरफ गनी की हुकूमत का हिस्सा बन जाए? ठीक है, वो तो तालिबान की मर्जी है, वो तो बातचीत के जरिए मामला तय होंगे। मेरे ख्याल में तालिबान कभी भी अशरफ गनी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। और नहीं बनेंगे, वो उस हुकूमत को मानते ही नहीं है, वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा जी, आखिरी सवाल ये है कि ये बताइए कि ये जो कोई अड्डा बनाने का इंडिया में कोई उनका है मंसूबा? मेरे ख्याल में इंडिया का जो अड्डा होगा वो काफी दूर पड़ जाएगा, उनको तो करीब चाहिए, करीब, और उनके करीबी अड्डे हैं ना, मैंने बताया ना। पाकिस्तान बीच में नहीं होना चाहिए उसमें। काशिया में है, कतर में है, ओमान में है, उर्दन में है, ये सारे अड्डे करीब बहरीन में है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि ये फिर हमला करेंगे, हवाई हमले करेंगे तालिबान पर? हाँ, जाहिर है वो हवाई ताकत का इस्तेमाल करेंगे, ड्रोन हमले करेंगे, मिसाइल हमले करेंगे, वही उनके पास एक चारा है। और उनके फौजी अड्डे तो वो है वहाँ पर अफगानिस्तान में, और वो जब भी चाहेंगे वापस आ जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रहमुल्लाह यूसुफी साहब, आपका, आपने वक्त दिया जी। मेरे साहब ये तो बात हो गई अफगानिस्तान की। आवाज़ है NA 249 पे। अच्छा, जो NA 249 का इलेक्शन हुआ है, इसमें आप हैरान को होंगे कि एक तो बहुत ही कम तादाद में वोट पड़े हैं, कोई 18% के वोट पड़े हैं। तो उस पर तो अगर आप देखें तो उस पर 143 वाक़यात रिकॉर्ड किए हैं इसके बेज़ाब्तगी के। ये फाफिन की रिपोर्ट है जी। तो अब इसके बाद में दोबारा गिनती की बात उन्होंने की है मिफ्ता इस्माइल ने। मेरे ख्याल है दोबारा गिनती में वो जीत जाएगा शायद। तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, जो भी आए, कोई भी आए, हमें कोई मसला नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने तो फरमाया कि दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। ज़रा अगर हमसे पूछा जाए सच्ची बात तो ये है कि दोबारा इलेक्शन होना चाहिए, हो जाए तो बेहतर ही है। 18% कोई वोट होता है। हाँ, और वैसे सारी पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि आप अभी मुलतवी कर दें, तो कोरोना है, कोरोना का ज़माना, रमज़ान है, लोग नहीं निकलते हैं रमज़ान में, तो आप अभी, लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा जिम्मेदारी है पूरी कर दें। अच्छा मेरे साहब, एक अब ये चलिए इस पर कोई बात करनी है आपने शहबाज शरीफ साहब के। तो भाई मैंने आपसे ये बात करी थी कि ये जो बात है कि एक तो शहबाज शरीफ ने भी कहा है, मैं ये कहता हूँ कि दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। फॉर टू काउंट हमारी अदलिया का पर सवाल उठ पड़े हुए हैं। एक तो कादी फ़ायदी साहब पर, हमारी मोहतरम शख्सियत है, हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, ना हमने कोई, हम इसमें पार्ट हैं, ना हम इसका कोई हिस्सा है। जिस शख्सियत की जो ख़ानदान है, हम तो उसकी इज़्ज़त करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो शहबाज शरीफ को रहा किया गया, उस पर भी बहुत बड़े सवाल आते हैं, इतने बड़े सवाल आते हैं कि अगर वो देखा जाए तो आसमान से लेकर मैं ज़मीन तक का एक सवालिया निशान खड़ा करता हूँ। ये सवाल ऐसे आदमी नहीं छूटते हैं जो आदमी ने इतनी ज़्यादा करप्शन की हो और उसको छोड़ दिया जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि ये मुल्क कैसे चलेगा कि अभी तक हम आज़ाद नहीं हो पाए हैं। हमें अभी तक जो है ऐसे उनके पास कालों की हुकूमत है, जो इतनी बदनुमा लोग हैं, जो डाकू हैं, चोर हैं, सब लोग इस वक्त ऐसे लोग जो हैं वो जो है मेंबर बन के चले जाते हैं। और जो अपने धाड़ियल हैं, जो वहाँ पर अपने इलाके में, सिंधी में धाड़ियल कहते हैं डाकू को, वो अपने इलाके के अंदर जो है वो बैठे हुए असेंबली के अंदर हैं। तो अब आवाम की नुमाइंदगी तो हो नहीं रही थी, सिर्फ एक MQM की वजह से नुमाइंदगी हुई थी, लेकिन MQM हमारी नहीं निकली, हमारी वो उसका रहनुमा हमारा नहीं निकला। बाकी लड़के तो हमारे अपने ही हैं। तो बाकी ये हो कि वो जो रहनुमा था वो फिर इंडिया का एजेंट था। फिर एक और मसला है, अगर चले वो थे एजेंट जो भी थे, अब जो बाकी लोग उनको तो काम करने दिया जाए, काम नहीं करने दे रहे हैं, ये गलत बात है। आपको ये बात देखिए, बाप के ये मिस्टर एस्टेब्लिशमेंट, जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं, हम तुम्हारे बड़े हैं और तुम्हारे से ये बात समझाना चाहते हैं कि कराची, पाकिस्तान, सिंध के अंदर दो जो कंसेप्ट था कि दो कंट्रडिक्शंस होंगे, दो तजाद होंगे, उसको बरकरार करें, आप बहाल करें दोबारा, चाहे वो किसी शक्ल में करें। पहले हमने आपसे ये कहा, पहले आपने ये कहा था कि भाई सिर्फ एक उर्दू स्पीकिंग ये है कि आप जब आपसे बात हुई थी उस वक्त आप लोग नहीं थे, आप बच्चे थे उस वक्त, कर्नल शर्नल जब भी नहीं होंगे, आपने भर्ती भी नहीं हुए होंगे जिस वक्त हमसे बात हुई थी। तो ये बात तय हुई थी कि जो एक पंजाबी है, पठान है, वो चला जाएगा यहाँ से जब भी लड़ाई शुरू होगी, सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नहीं जाएगा। तो आपने ये फैसला किया था कि साहब एक उर्दू स्पीकिंग होगा और एक सिंधी स्पीकिंग होगा, ये इनके दरमियान दो तजाद रहेंगे। अब हम आपसे ये कहते हैं कि आप सबको, पठान है, पंजाबी है, सबको मिलाकर और उर्दू स्पीकिंग है, तीनों मिलाकर इनको एक बनाएं, तो और एक तजाद बनना चाहिए। तो ये इसलिए कि अगर आपने सारा निज़ाम उनको दे दिया है तो फिर ये कैसे चलेगा मुल्क जो है। फिर वो अगर किसी वक्त के अंदर और बड़ा फड्डा करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे उस वक्त, आप
तना होंगे उस वक्त, कोई आपका साथी नहीं होगा। जी मेरे साहब फिर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो कोरोना पे बात करेंगे। जी करिए। मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मिर्ज़ा साहब, ये जो कोरोना वाला मामला है ना, भाई ये कोरोना जनूबी के अंदर अभी अफ्रीका, ये जो एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि साहब जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील का भी आ गया, तो मैंने आपसे याद करें कि जून 2020 में कहा था कि हम पर मुख्तलिफ किस्म के वायरस छोड़ेंगे, और उसके अंदर ये कोई चीज़ जो है जो आपकी ये कोई काम नहीं करती। हम इसमें ये अर्ज करना चाहते हैं, कल हमने आपसे एक गुजारिश की थी कि आप जो है 12 लौंग लें और उसको खूब पानी में डालें, एक बर्तन में, जो उसको खूब अपने उसको गर्म करें, पानी को जो जैसे भाप लेते हैं, भाप लेने का जो तरीका है, उस 12 लौंगों का जो पानी है, वो जो पानी की जो भाप है उससे आप लें। इसके अलावा एक और हम बात कहते हैं कि जब ये इसका इलाज बताया गया, ये जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील का जो टेस्ट किया गया, जो इटालियन ने भी किया, रशियन ने भी किया, वो ये देखा उन्होंने कि एक आदमी मुर्दा जिस्म को जब आपने निकाला तो उसके अंदर की जिस्म के अंदर जो ब्लड थे, जो क्लॉट बन गए थे। तो उसका तरीका ये होता है कि वो ब्लड को आपको चाहिए कि उसमें वो ब्लड को जो है थिन करे, यानी उसको पतला करे। तो पतला करने के दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप एस्पिरिन लें, दूसरा आसान तरीका और भी है, वो ये है कि आप प्याज खा लें। ये कहा गया है कि जो प्याज है, वो जो छोटी प्याज होती है, अंडे से ज़रा बड़ी होती है, उस प्याज को लें, उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डालें और प्याज को खा जाएं कच्ची। तो इससे ये होगा कि आपका खून का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं बनेंगे, और वो जो इसका बेहतरीन इलाज है। और इसके अलावा भाप ले लें, तो दोनों काम अगर हो जाएंगे तो इस वक्त जो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे अपने भाई जो सगे भाई हैं जो हैदराबाद सिंध में रहते हैं, उनको जो कोरोना हुआ है, उनके बाद में उन्होंने ये इसकी भाप ली है, तो उसको वो नॉर्मल हो रहे हैं, वो नेगेटिव पे हो गए हैं, यानी कोरोना नेगेटिव हो गए सिर्फ भाप से। अभी एक प्याज वाली बात तो मैंने बताई थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं वैसे ही नॉर्मल हो रहा हूँ। तो इस लिहाज से वो जो आप भाप लेंगे उससे भी हो जाएगा, और ये इससे भी हो जाएगा प्याज से। प्याज जो है थिन करती है, प्याज का ये काम है कि जो आपके ब्लड के जो है वो पतला करती है, ब्लड को जो है वो रवा करती है जी। तो ये क्लॉट जब उनका मुर्दा जिस्म का उन्होंने वो किया था पोस्टमार्टम, उस पर निकला कि क्लॉट बने हुए निकले उसके अंदर, तो क्लॉट नहीं बनने देगा आपके। मेरे साहब ये तो चले एक घरेलू टोटके हैं, लेकिन जो वैक्सीन वाला अमल है ना वो मुकम्मल होना चाहिए। नहीं, वैक्सीन फेल हो गई है इसके अंदर ब्राजील वाले मामले में, आपको वीडियो दिखा देना। वो नहीं, वो ठीक है, लेकिन बाज़ जगह तो वैक्सीन ठीक है ना, बाज़ जगह काम हो रहा है। वो भी कैंसाइनो वाली जो है चीन वाले से जो सिंगल डोज आ रही है वही ले आओ, कोई दवा नहीं ले। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो अजरा अफजल पेचो जो कुछ फरमा रही है कि ब्राजीलियन और अफ्रीकन वायरस, वो दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। जी दिखाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डॉक्टर अजरा अफजल पेचो, मैं आपसे मुखातिब हूँ। कल जो है 13 जो है सैंपल्स की जीनोमिक स्टडी हुई है, ये आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुई है। इसमें 10 जो है यूके वेरिएंट आए हैं और 2 अफ्रीका और ब्राज़ीलियन वेरिएंट आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये नौयत, किस किस्म की नौयत और किस किस्म की दबाव पड़ सकता है हेल्थ की फैसिलिटीज़ पे, हमारे हॉस्पिटल्स पे। यूके वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है, और इसका जो इन्फेक्टिविटी है वो है 60% के करीब है, और 68% के करीब इसकी फैटेलिटी है। और ये जो है और जो ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसकी भी फैटेलिटी बहुत हाई है, उसकी यानी अमवात जो हैं उनकी शरह बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है ये जो है वैक्सीन रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, यानी कि आप अगर वैक्सीनेशन भी करते हैं तब भी आपको ये बीमारी लग सकती है। अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन वेरिएंट की अगर लग जाती है तो आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। जो हम वैक्सीनेशन अभी कर रहे हैं, जो नॉर्मल हमारे कोविड-19 की जो वायरस है, उससे तो ये वैक्सीनेशन जो है उससे हमें तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है, लेकिन ये टीके साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन वेरिएंट के ख़िलाफ़ कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते।
तो इस वजह से ज़रा परेशानी का बायस है। जी बेटे साहब, ये तो खतरनाक सूरत हाल है। अगर खुदा न खासा ऐसा हो गया जी तो अब बड़ा इससे मसला ज़्यादा है। खतरनाक तो भाई अब इंडिया की है, जो 10,000 अमवात हो रही हैं। उनके यहाँ तो भाई बहुत सारे, अभी इलेक्शन पूरा चला तो उत्तर प्रदेश में बलदियाती इलेक्शन हुए और अभी, कलकत्ता में भी हुआ ना। हाँ, और अभी ख़त्म हुआ है 2-4 दिन पहले। तो वो जाहिर है वहाँ तो मामला ख़राब अब हुआ है। वहाँ पर मुतअद्दिद ममालिक ने भारत से आमद बंद कर दी है। ऑस्ट्रेलिया में तो ये पाबंदी लगा दी है कि जो भी वहाँ जाएगा $66,000 $60,000 पर जुर्माना होगा और 5 साल कैद अलग है। अलग है जी। तो खैर वो इंडिया की सूरत हाल ऐसी ख़राब हो गई है, इस वजह से हुआ ये। हाँ तो वो अभी तक परवाही नहीं कर रहा, वो तो परवाही नहीं कर रहा, वो तो बोलता भी नहीं अब। जी जी, भाई वो वहाँ पर हिंदू जो हैं वो अपने बुतों की परस्ती से बाज आ रहे हैं और वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो ये वो तो अच्छी उनकी बात है मर्जी कि है, वो अपने जी। जो भी निजात करना चाहता है वो कर ले। जी। अच्छा मेरे साहब, आखिरी 1 मिनट रह गया लेकिन ये, वो जो हाँ जी आखिरी 1 मिनट रह गया। ये इमरान खान ये मैसेज देखिए, दे रहे हैं इमरान खान जो असद है उमर वो में अभी अंदर देखिए की इमरान खान अब इस वक्त मसला ये खड़ा हो गया है, दूर की कौड़ी लाए हैं और कोई नहीं, अंदर दूर की की खबर खबर लाए सही हैं। लाया इसलिए कि ये उससे नहीं चल रहा, ये चलने नहीं दे रहे। अभी 1-2 मसले हैं। एक तो ये है कि उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की है समवेयर, कोई 700 के करीब जो बैरिकेड वो निकालना चाहते हैं, 700 से 900, 1300 में से 1300 की लिस्ट आई थी उनके पास, तो उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की, 900 बैरिकेड निकाल। सियासी हैं सारे, और सारे साथी उन्होंने भर्ती की। उन्होंने जब DSP की भर्ती की थी शहबाज शरीफ ने, उस वक्त मैंने मजमून लिख दिया था, रिकॉर्ड पे मौजूद है कि DSP भर्ती करेगा, ये सारे इसके काम आएंगे बाद में। तो वो तो बादशाह कायम करना चाहते थे ना। आपको याद करें कि जिस वक्त हमें इन्होंने बनाया अपना, तो मुझे बाद में पता चला कि हमें वशीर इसलिए बनाया कि हम जो उनके खिलाफ लिखते थे वो लिखना बंद कर दे। और वो एक और आदमी था, वो जो कंवल जी जो था, वो इनके कामों में नहीं आ रहा था। शेर काउस जी। हाँ, तो वो हुआ ये कि भाई मैंने कहा कंवल जी पे जाने की क्या जरूरत थी नवाज शरीफ को, कि भाई वो ये कैसे काम करेगा। कि किसी ने कहा कि तुम पे तो काम किया ना, जब तुम्हें वशीर बना दिया तो तुम चुप हो गए। मैं तो चुप नहीं हुआ। मैं जिस वक्त जो हकीम सईद की जब आपको कत्ल शहीद किया गया, तो मैंने तो उस पर मजमून लिख डाला और इस्तीफा दे दिया। तो मेरे पे तो काम नहीं कर रहा, किया किसी ने भी कर नहीं सका कोई भी। अगर मुझे ये बनाना था तो उनका ख्वाब था, बिल्कुल तो ठीक। मैंने उसको तोड़ दिया। मैं तो एक बहुत बड़ा आदमी बन के निकला उसके अंदर। जी, ये इमरान खान साहब का एक मैसेज मतलब असद उमर के जरिए उन्होंने भिजवाया शायद। नहीं, मैसेज नहीं है वो, थिंकिंग फॉर दिस। वो ये निज़ाम नहीं चल सकता जब आपका अदालती निज़ाम बैठ जाए, जब आपका सियासी निज़ाम तो है ही नहीं कोई भी। सारे वडेरों के पास है, सारे चौधरियों के पास है, सारे सरदारों के पास है, तो कैसे चलेगा। अब वडेरे चौधरी भी इतने ताकतवर नहीं रहे जितने ताकतवर सरमायादार हैं, सरमायादार भी जो बहुत है। रियल एस्टेट वाले हैं और जो शुगर माफिया है। ये तो बहुत बड़ा माफिया है। कितना बड़ा जागीरदार है, देखो यार सारे सरदारी साहब की कितनी नहीं, जागीरदार फिर भी इतना ताकतवर नहीं रहा। नवाज शरीफ की कितनी है, ताकतवर है, चौधरियों की सरमायादार कितनी है भाई। आप वो तो 20% का है ना, बाकी 80% किसके पास है। बहरहाल सूरत हाल मायूस कौन है फिलहाल अवाम बहुत के लिए। मायूस की। अगर वो इमरान खान जो भी फैसला करे ठीक है, करने दो उसको। उनके भी एक ऐसा सियासी आदमी है जो इनकी बिरादरी से नहीं आया है, वो अलग से बिरादरी का है, चाहे वो ना अभी यानी उसके पास उनका एक शौक, देखिए उनका एक शौक था, वो एस्टैब्लिशमेंट ने पूरा कर दिया। अगर मैं उसके साथ होता, मैं बहुत से ऐसे फैसले जो जिस नतीजे में वो आज पहुंचा है, मैं पहले रोज उसको पहुंचा देता। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत उनके साथ है, शहबाज गिल, शहजाद अकबर, अब और क्या चाहिए भाई। टट्टुओं का अगर 50 भी टट्टू अगर हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता। अब आपने उसका सुना है जिक्र, जो आपका कितना बड़ा जो सिकंदर आजम था जी, वो बिल्कुल सही बात है। दाना लोग रखते थे। उसके बाप उन्होंने कहा कि हम सब नौजवान लड़के जाएंगे जी। उसके बाप ने एक आदमी बुड्ढे को, वक्त खत्म हो गया अब, लेकिन भाई तो ये किस्सा तो बयान करे दो। करते ये एक बुड्ढे को जो है बॉक्स में बंद कर दिया, और जब ये तूफान आया तो उसने कहा कि अब क्या करें। उसने कहा वो बुड्ढे को निकाले, एक आदमी को पता था, उसने बुड्ढे को निकालो वो बताएगा। फिर उसने निकाला, उसने वो जो दाना आदमी था उसने फिर इनको रास्ता बताया। तो अब ये काम आपको एक दाना आदमी रखना चाहिए था, जो दाना लोग नहीं चाहिए, खुशामदी चाहिए। वक्त खत्म हुआ भाई, खुशामदी हम नहीं है। जी ठीक है, ठीक है नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।